आप सभी को मेरा नमस्कार। हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 3 शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। नगर में प्रवेश करने पर राजा विक्रमादित्य ने एक सुंदर भवन देखा। भवन के बाहर सुंदर प्रांगण था। इसी आंगन में लगे एक आम्र वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी पुरुष को देखा तो वह अपना कुतूहल नहीं रोक सकी। सम्राट विक्रमादित्य के पास आया और बोला, परदेसी प्रतीत होते हो, कहाँ से आए हो भाई? सम्राट विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं उज्जैनी से आया हूँ। आनंद को यह जानकर प्रसन्नता हुई और वह सहज भाव से बोला, क्या उसी उज्जैनी से आए हो जहाँ सम्राट विक्रमादित्य का शासन है? सम्राट विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हाँ भाई, उसी उज्जैनी से आया हूँ। आनंद ने कहा, भाग्यवान हो जो सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शासित राज्य की नगरी उज्जैनी में रहते हो। सुना है सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत सुंदर हैं। उनकी देह यष्टि अत्यंत आकर्षक है। सुंदर होने के साथ साथ युद्ध कौशल में निपुण हैं। इतना ही नहीं, स्वयं महान विद्वान हैं और विद्वानों का सम्मान करना भी जानते हैं। बड़े उदार और प्रजावत्सल हैं। उनके दरबार में 9 रत्न हैं जो विविध विधाओं में के श्रेष्ठ विद्वान हैं। सम्राट विक्रमादित्य स्वयं के शासन की प्रशंसा सुन मन ही मन हर्षित हुए और बोले, भाई तुम ठीक कहते हो। किंतु आनंद की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह बोला, सुना है सम्राट बहुत न्यायप्रिय हैं। उनके न्याय की कथाएं संपूर्ण भारतवर्ष के अधरों से अधरों तक यात्रा करती हुई विचरण करती हैं। उनके राज्य में चोरी, डकैती, बलात्कार और हत्याएं नहीं होती। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते। वे वेश बदल कर रात्रि में घूमते हैं। दीन दुखियों को स्वयं खोजकर उनकी सहायता करते हैं। वे लोक कल्याण की प्रतिमूर्ति हैं। उनके राज्य को राम राज्य की संज्ञा दी जाती है। क्या यह सब सत्य है? सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, बंधु, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि विक्रमादित्य के शासन में प्रजा सुखी और सम्राट अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं। आनंद ने कहा, मैं सम्राट विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, तुम सुनाओ। और उत्तर की अपेक्षा में उसने विक्रमादित्य की ओर देखा। उनके चेहरे की आकृति तेज और शरीर से परिलक्षित होती क्रांति को देखकर आनंद ने कहा, कहीं तुम ही तो सम्राट विक्रमादित्य नहीं हो? सम्राट हंसने लगे और बोले, भाई क्यों मेरी हंसी उड़ाते हो? आनंद ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मैंने वैसा ही अभिव्यक्त कर दिया। तुम यात्रा करते हुए आ रहे हो, भोजन का समय भी हो गया है। महानुभाव मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। सम्राट ने कहा, मान्यवर, क्या आप अपना परिचय देंगे? आनंद ने कहा, मैं एक शिल्पी हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मूर्तिकार, चित्रकार, काष्ठकार, कुंभकार, ये सब प्रकार के कलाकार शिल्पी की श्रेणी में आते हैं। आप किस कला से संबंधित हैं? आनंद ने उत्तर दिया, मैं कुंभकार हूँ। कुंभ, दीपक, लघु घट, बड़े घट, मधुचषक आदि अनेक प्रकार की कलाकृतियां मिट्टी से बनाता हूँ। अपनी कला के संदर्भ में मैं क्या कहूँ, आप स्वयं ही देख लेना। पर्याप्त समय हो गया है, आप मेरे भवन में पधारें और भोजन करें। सम्राट विक्रमादित्य ने शिल्पी आनंद के घर भोजन किया और विश्राम किया। विश्राम के पश्चात दोनों देश विदेश की बातें करते हुए पुनः यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सम्राट ने कहा, मैं दक्षिण की यात्रा पर जा रहा हूँ। कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती के रूप और सौंदर्य की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं उसे प्राप्त करने की लालसा से जा रहा हूँ। आनंद ने कहा, तुम स्वस्थ, सुंदर और प्रतिभाशाली युवक हो, क्यों व्यर्थ में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? वह जितनी रूपसी है उतनी ही निष्ठुर भी। उज्जैनी और संपूर्ण भारतवर्ष में रूप का अकाल नहीं पड़ गया। उसे पाने की कामना छोड़ दो। अभी तक ऐसी कोई कला के बारे में मैं नहीं सुना जो बोलना ना चाहने वाले को बोलने पर बाध्य कर दे। विक्रमादित्य ने कहा, महानुभाव, आप यथार्थ कहते हैं, किंतु राजकुमारी लीलावती की प्राप्ति की आकांक्षा से जो युवक कंचनपुर गए हैं वे बड़े साहसी और प्रतिभाशाली युवक थे। उनका जीवन व्यर्थ ही कारावास में सड़ता रहेगा। यदि राजकुमारी लीलावती को विजित नहीं किया तो निरंतर देश की प्रतिभा की हानि होती रहेगी। कारावास में बंदी देश की प्रतिभा को मुक्त कराना भी हमारा दायित्व है। इसका
उपचार एकमात्र राजकुमारी लीलावती से विवाह करना है। आनंद बोला, महानुभाव, आपके विचार महान हैं। आप राजकुमारी लीलावती से विवाह करने के लिए ही देश की प्रतिभाओं का उद्धार भी करना चाहते हैं। आपकी यात्रा सफल हो। विक्रमादित्य बोले, किंतु क्या? आनंद बोला, किंतु तो यूं ही कह दिया। वास्तव में राजकुमारी लीलावती से विवाह करना बड़ी टेढ़ी खीर है। तुम्हारी प्रतिभा तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। फिर भी मेरी सद्भावनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी यात्रा सफल हो। शुभमस्तु। विक्रमादित्य बोले, बंधु, मात्र मेरी सफलता की कामना से ही सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। मुझे कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती के विषय में आवश्यक जानकारी कराने में कुछ सहायता कीजिए। आनंद बोला, अवश्य दीदी, मुझे जितना ज्ञात है उतना बताने में मैं प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। सुनो, तुम दक्षिण दिशा में बढ़ते जाओ और जब सुंदरवन नाम का वन आए तो वहां रुक जाना। सुंदरवन दक्षिण भारत का प्रसिद्ध वन है। वह एक बृहद सुंदरतम उद्यान है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां एक दिवसीय मेले का आयोजन होता है। उद्यान के मध्य में चामुंडी देवी का भव्य एवं दिव्य देवालय है। वहीं यात्रियों की श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। हजारों की संख्या में यात्री आते हैं और देवी की आराधना करते हैं। सूर्यास्त के समय में मेला समाप्त हो जाता है। सूर्यास्त होने के पश्चात राजकुमारी लीलावती अपनी सखियों के साथ आकाश मार्ग से आती है और देवालय नृत्य और भक्ति संगीत से गूंज उठता है। देवालय के आंगन में राजकुमारी लीलावती अपनी कंचुकी उतारकर संगमरमर की एक पाषाण खंड पर रख देती है। देवालय में चामुंडी माता की वेदिका पर रखे दीप को छोड़कर सभी दीप बुझा दिए जाते हैं और कंचुकी में जड़े रत्नों के प्रकाश में नृत्य, गीत और वाद्य के साथ राजकुमारी और उनकी सखियों द्वारा चामुंडी की आराधना संपन्न होती है। उस समय राजकुमारी और उनकी सखियों को छोड़कर देवालय में सबका प्रवेश वर्जित रहता है। यदि तुम किसी भी विधि से उस कंचुकी को प्राप्त कर लो तो कंचुकी लौटाने के बदले तुम्हारा साक्षात्कार राजकुमारी लीलावती से हो सकता है। विक्रमादित्य ने कहा, भाई आनंद, मैं तुम्हारा उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। कभी उज्जैनी आओ तो अवश्य भेंट करना। यह कहकर राजा विक्रमादित्य चल दिए। आनंद ने पुकार कर कहा, ओ भाई परदेसी, अपना नाम और पता तो बताते जाओ। मैं उज्जैनी में कैसे तुम्हें खोजूंगा? राजा विक्रमादित्य ने बिना रुके कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उज्जैनी आते ही मुझे पता चल जाएगा कि तुम आ गए हो। आनंद कुतूहल भरी दृष्टि से राजा को देखते ही रह गया जब तक भी आंखों से ओझल ना हो गए। राजा विक्रमादित्य ने दक्षिण भारत की सीमा में प्रवेश किया। दक्षिण भारत के जनसाधारण में सर्वत्र रानी लीलावती की चर्चाएं व्याप्त थीं। कोई उसकी रूप की प्रशंसा कर रहे थे तो कोई उसकी बुद्धिमत्ता की, कोई वैभव की, कोई उसके स्वर की और कोई गीत की। राजा विक्रम कल्पना में राजकुमारी लीलावती की आकृति बनाने लगे और उस विभिन्न गुणों से विभूषित नारी को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। उनके चरणों की गति बढ़ गई। वे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुंदरवन पहुंचना चाहते। आखिर उनका गंतव्य निकट आ गया। सुंदरवन में पहुंचकर उन्होंने माता चामुंडी की भक्ति भाव से प्रार्थना की। चामुंडी माता का देवालय विशाल था। माता की मूर्ति के आगे बहुत बड़ा प्रांगण था जहाँ भक्ति संगीत का मधुर नाद गूंजता रहता। नदी के प्रभाव की भांति श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती। चामुंडी माता की मूर्ति बहुत विशाल थी। लोगों की मान्यता थी कि माता जिस पर प्रसन्न होती है उसका भाग्योदय हो जाता है। राजा विक्रम आतुरता से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगा। अंततः कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। सुंदरवन की सघन नीरवता घटने लगी। सूर्योदय के साथ कोलाहल बढ़ने लगा। सुंदरवन में विविध वेशभूषा, देश विदेश, नर नारी दृष्टिगोचर गोचर होने लगे। जय चामुंडी माता, जय चामुंडी माता के जय घोष से सुंदरवन निनादित हो उठा। राजा विक्रम मेले में घूम रहे थे। मेले की साज सज्जा अनुपम थी। कहीं नट नटी अपना करतब दिखा रहे थे, कहीं सपेरे बीन बजाकर सांपों को खिलाने का कौशल प्रदर्शित कर रहे थे,
कहीं नारिकेला की दुकानों पर बड़ी भीड़ थी। संध्या का समय निकट आया। राजा विक्रम ने भी आराधना के लिए सामग्री खरीदी और चामुंडी माता की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचे। मंदिर में नर नारियों की विशाल भीड़ थी। संपूर्ण देवालय में चंदन और कपूर की सुगंध व्याप्त थी। विशाल देवालय भी भीड़ को देखते हुए अत्यंत छोटा प्रतीत होता था। राजा विक्रम ने भक्ति भाव से माता चामुंडी की आराधना की। सूर्योदय के पश्चिम दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ कर संध्या वेला के आगमन की सूचना दी। संध्या होते ही पुजारी ने घोषणा प्रारंभ कर दी। ये थे हमारी रानी चबोली का भाग 3। मिलते हैं रानी चबोली के भाग 4 में।